और मजे की बात यह है कि जब मैं उन्हें बता देता हूँ कि आपको ये छाती का दर्द दिल से संबंधित नहीं है, विश्वास मानिए स्नेहा जी, आधे लोगों का तो मूड खराब हो जाता है। मूड खराब हो जाता है? मुझे लगा आप बोलने वाले हैं खुश होके जाते हैं। अच्छा जी, मुझे कुछ नहीं निकला, मेरा पेन तो हार्ट में ही हो रहा है। और मैं उनको समझाता हूँ आप ये कहिए कि आपके छाती में दर्द है, दिल में है कि नहीं है ये मैं बताऊं, लेकिन आप खुद ही आते हो कहने नहीं जी मैं पेन तो हार्ट में ही हो रहा है। गलती, डॉक्टर्स तो कभी ये बोलते ही नहीं हमसे गलती हुई। मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड, शी वाज जस्ट 35 इयर्स ओल्ड, डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट, व्हिच गॉट मी थिंकिंग कि आजकल ऐसी न्यूज आ क्यों रही है। 12 ईयर ओल्ड गर्ल, 13 ईयर ओल्ड बॉय, 18 ईयर ओल्ड गर्ल, 31 ईयर ओल्ड बॉय, ये बहुत फ्रीक्वेंटली सुनने के लिए मिल रहा है। आज मैंने सोचा मैं जो टॉपिक कवर करने वाली हूँ दैट इज कार्डियक अरेस्ट इन यंगस्टर्स। वेलकम टू LIPS, लाइफस्टाइल इमेज पर्सनैलिटी स्किल विद मी स्नेहा सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे लाइफस्टाइल सेगमेंट को, कार्डियक अरेस्ट। मैंने इसके लिए इनवाइट किया है डॉक्टर भरत रावत को, हु इज अ रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट इन इंदौर, और वो लाइफस्टाइल गाइड भी हैं। उनकी पर्सनालिटी इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैंने सोचा उनकी पर्सनालिटी के थ्रू भी जान सकते हैं हम लोग कि वो अपने सेहत के लिए, अपनी हार्ट की सेहत के लिए क्या करते हैं। वो जब दिल की बात करते हैं तो बड़े दिल से करते हैं। आज मैं उनके, अपने, आप सबके दिल की बात करूंगी उनके दिल के थ्रू। आज आप मुस्कुराए कि नहीं, एंड हंसें, चलें और प्राणायाम करें, स्वस्थ और प्रसन्न दिल। ये दिखने में ना एक छोटा सा बैग लग रहा है। अगर मैं आपको बोलूं ये किसी कार्डियोलॉजिस्ट का है, ये किसी डॉक्टर का है, आप विश्वास करेंगे? अच्छा, ये सिर्फ बैग नहीं है, ये उनकी सोच है। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि मैंने ये जो एपिसोड प्लान किया था वो इस हिसाब से किया था कि आई विल आस्क हिम कार्डियोलॉजी में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, यंगस्टर्स की इतनी डेथ क्यों हो रही हैं, जो कि डेफिनेटली हम बात करेंगे। बट जब मैंने उनकी सोच और उनकी पर्सनैलिटी देखी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कवर करूँ और क्या छोड़ूँ। इससे शुरुआत करेंगे हम उनकी पर्सनैलिटी को जानने की। और जो हमारी एक धारणा बन गई, एक टेंडेंसी हो गई है ना कि नेचुरली, और हमारे साथ ऐसा हुआ भी है, इसीलिए होता है सोसाइटी में, कि हम सोचते हैं डॉक्टर्स तो शायद फंसा देंगे, एक बार चले गए तो कभी उस लूप में से निकल नहीं पाएंगे, स्पेशली जब भी हार्ट का मामला हो, जब कार्डियोलॉजी का मामला हो। सो आज मैं आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाना चाह रही हूँ, एक ऐसे मेडिकल प्रोफेशनल से मिलवाना चाह रही हूँ जो इसके बिल्कुल विपरीत हैं। दैट मीन्स ऐसे डॉक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने जो अपना विश्वास हटा दिया है ना, उसको आज मैं वापस रिस्टोर करना चाह रही हूँ। वेलकम टू लिप्स डॉक्टर रावत। थैंक यू सो मच नेहा। एंड दिस इज योर शो, दिस हैज़ टू बी अबाउट यू। मैं आपकी इतनी सारी अच्छी अच्छी सोच सुन चुकी हूँ जो कि बहुत इंस्पायरिंग है। प्लीज़ टेल मी। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ये जो आपने बुक्स लिखी हैं, दिल से दिल तक और स्वस्थ दिल, अब मुझे तो ये पता था कि डॉक्टर्स चाहते ही नहीं है, कि मुझे ऐसा लगता था कि डॉक्टर्स चाहते ही नहीं है आप ये पढ़ें, क्योंकि अगर आप ये पढ़ लेंगे और सीख जाएंगे तो फिर हॉस्पिटल जाएगा कौन। तो शायद मेरी गलती थी ये सोचना। आपकी प्लीज़ थोड़ी सी जर्नी जितनी आप शेयर कर पाएँ, इट विल बी एन ऑनर फॉर अस टू हियर यू। So I grew up in Indore and I did my MBBS and MD from MGM Medical College MY Hospital here. उसके बाद में मैंने DM कार्डियोलॉजी किया बनारस BHU यूनिवर्सिटी से, और फिर डॉक्टर नरेश त्रेनकार एस्कॉट हॉस्पिटल दिल्ली में हमने ज्वाइन किया। वहाँ से उन्होंने मुझे और मेरी वाइफ को 1998 में नेपाल का पहला कार्डियक हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करने के लिए काठमांडू भेजा। ओके। तो 1998 में मैं अपनी वाइफ के साथ नेपाल चला गया और हम लोग गए थे वहाँ पर 3 महीने के लिए। अच्छा। लेकिन 3 महीने का 1 साल हुआ, 1 साल के 5 साल हुए, फिर हम 17 साल वहीं रहे। 17 साल आप वहाँ रहे? हाँ, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन फॉर अस टू डिसाइड टू कम बैक, क्योंकि नेपाल के लोग हमें बहुत प्यार करने लगे। और नेपाल में साधारण मरीजों के से लेकर नेपाल के किंग, नेपाल के प्रिंस, वहाँ के कुछ प्राइम मिनिस्टर्स, इन सब लोगों के इलाज में मैं संलग्न था। और वहाँ पर अर्थक्वेक पे भी हमने काफ़ी काम किए। अच्छा। और नेपाल के बहुत सारे क्षेत्रों में हमने कैंप्स लगाए। तो हम बहुत ज़्यादा नेपाल से के मोहब्बत में थे और नेपाल हमारी मोहब्बत में था। तो मेरे और मेरी वाइफ के लिए ये एक बड़ा मुश्किल निर्णय था इंडिया लौटने का। तो आपने ये निर्णय क्यों लिया वैसे, इफ आई मे आस्क? मेरे पिताजी 80 ईयर्स के हो रहे थे। माय फादर वाज जस्ट अबाउट टू टर्न 80। ओके। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि पापा कुछ महीनों में 80 साल के हो जाएंगे, इस बार पापा को क्या गिफ्ट करें। थोड़ी देर मेरी वाइफ सोचती रही, फिर उसने जवाब दिया कि
इस बार हिम्मत है तो आप खुद को ही गिफ्ट कर दो। बहुत ही मुश्किल निर्णय था, और ये मैंने सोचा नहीं था कि मेरी वाइफ ये डिमांड करेगी, क्योंकि इतने वर्षों तक हम बाहर रहे, और जो वाइफ अकेले अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, हमारे दोनों बच्चे यहाँ दिल्ली कॉलेज में पढ़ते थे, तो और हम लोग काफ़ी ट्रैवल करते थे, इंटरनेशनल ट्रैवल था, काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ थी। लेकिन जब आपकी वाइफ ही कह रही है कि चलो घर लौट के चलते हैं, तो वो हमने रिजिग्नेशन दिया। बड़ा हंगामा हुआ, बहुत रोना धोना हुआ, काफ़ी लोग वहाँ नेपाल में इमोशनल हो गए। अभी भी मैं बहुत नेपालियों के संपर्क में हूँ। मैं हर वर्ष नेपाल काठमांडू जाता हूँ। हर वर्ष कुछ मरीज नेपाल से अभी भी दिखाने इंदौर आ जाते हैं। आपने मुझे बताया था 46 आपके फेयरवेल्स हुए थे नेपाल से आने के। 46 फेयरवेल्स इन हाउ मेनी डेज? हाँ, तो आखिरी में करीब, जब आखिरी के 6 हफ्ते हमारे बहुत ज़्यादा इमोशनल निकले, क्योंकि करीब 46 फेयरवेल थे, जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगहों पे हमको बुलाया, और इट वॉज इम्पॉसिबल। तो ब्रेकफास्ट फेयरवेल और लंच फेयरवेल और डिनर फेयरवेल और हाई टी फेयरवेल, क्योंकि एक दिन में आप कितने फेयरवेल कर सकते हैं। एक चीज़ आपसे पूछनी थी मुझे, इतना कुछ अचीव करा है आपने, इतने सारे अवार्ड्स, इतने लोगों की जानें बचाई, यू आर अ डॉक्टर होना अपने आप में बहुत, द वे यू स्टडी एंड ऑल, बट इवेंचुअली वाइफ की बात आपको भी माननी ही पड़ी। मुझे ऐसा लगता है कि वाइफ कई बार आपको वो चीज़ कह सकती है जो शायद आपको खुद को भी प्रिय है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। शायद मेरी वाइफ, ये थोड़ा देख के बोलिए क्या। शायद मेरी वाइफ अंजलि को पता था कि ये निर्णय आगे जाकर मुझे अच्छा ही लगेगा। शायद वो मुझ में वो देख चुकी थी कि अब मेरी लाइफ को एक बदलाव की ज़रूरत है। ऐसा हुआ, रूपांतरण वास्तव में हुआ। अच्छा। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि हम लोगों ने उस वक्त वो निर्णय लिया, जो कि बड़ा मुश्किल लग रहा था उस समय। और मेरी माँ को, मेरी मदर को काफ़ी चिंता थी। इनफैक्ट मेरी माँ मेरी वाइफ से थोड़ी सी नाखुश थी। क्यों? उनको ऐसा लगा कि मेरी वाइफ की वजह से मैं निर्णय ले रहा हूँ और मुझे इंडिया लौटकर शायद कुछ डिप्रेशन हो जाए, क्योंकि अब इस उम्र में मैं दोबारा रीस्टार्ट करूँगा अपनी प्रैक्टिस। और नेपाल में उतना हम लोगों को सब इतना चाहते थे। नेपाल के बहुत से लोगों ने हमारी मम्मी और पापा को फ़ोन किए कि आप इन्हें क्यों बुला रहे हैं। कुछ लोग घर आ गए इंदौर मम्मी पापा से मिलने कि इनको आप प्लीज़ मत बुलाइए, आप वहीं आ जाइए, और हम लोग बहुत मिस करेंगे, नेपाल को इनकी ज़रूरत है। सो मिसेस अंजलि, राइट? हाँ, अंजलि को मैं जितना धन्यवाद दूं उतना कम है, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी बहू के लिए ये आसान निर्णय नहीं होता है कि अपने वृद्ध सास ससुर के साथ में इतने वर्षों के बाद जाकर रहें। Kudos to you, seriously. मिसेस अंजलि अगर ये देख रही हैं, अगर डॉक्टर रावत आपके घर में तारीफ नहीं करते हैं तो यहाँ सुन लीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच, आपने इनको बुलाया सो दैट आज हमें ही एनलाइटन कर पा रहे हैं आप। ही इज अ मैराथनर, ही रन्स मैराथन। आप मुझे अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफस्टाइल बताइए, क्योंकि ये सेक्शन हमारा है ही इसीलिए, लाइफस्टाइल। मैं सभी से कहता हूँ कि अगर आपको एक स्वस्थ जीवन शैली अपनानी है तो सबसे पहले आप अपना डिनर का टाइम डिसाइड करें। अच्छा। तो अगर आपके जीवन में ये फॉर्मूला हो जाए 7106। अच्छा। तो क्या है ये 7106 फॉर्मूला? तो दोस्तों 7106 फॉर्मूला ये है कि शाम को 7 बजे आप अपने खाने पीने से मुक्त हो जाएं। रात को 10 बजे आप अपने स्क्रीन से मुक्त हो जाएं, मोबाइल से मुक्त हो जाएं, और सवेरे 6 बजे अगर आप बिस्तर से मुक्त हो जाएं तो आप बहुत सारे रोगों से मुक्त हो सकते हैं। ये 1 मिनट में आप अब इसमें ना, ये आप टीम की तरफ और पीछे जितने लोग बैठे हैं सबकी तरफ देख के बोलिए। ये सब 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक काम करते हैं रात में, और फिर कितने बजे उठते हैं? 10 बजे, 11 बजे? तो ये धीरे धीरे प्रयास करें, मतलब कुछ लोगों का होता है प्रोफेशन। सो डॉक्टर रावत, 7, 10 और 6 जो आपने बताया, इनफैक्ट एक छोटी सी चीज बोलूंगी, बोलते हैं ना यू शुड प्रैक्टिस व्हाट यू आर प्रीचिंग। आज मैं आपसे ओपनली पूछूंगी, आप जब भी कोई चीज मुझे बताएंगे मैं आपसे ये पूछूंगी, आप करते हैं? हाँ जरूर। अगर ये करते हैं तो हम कर सकते हैं, राइट? हाँ, तो 7, 10 और 6 मैं वो बोल ही नहीं सकता हूँ जो मैं करता नहीं हूँ। पहले मैं वो करता हूँ फिर ही बोलता हूँ। तो सिटीज में तो डॉक्टर रावत ये पॉसिबल ही नहीं है, 2-2 घंटे तो ट्रैफिक में ही लग जाते हैं, स्पेशली मेट्रोज में। ऐसे लोग फिर टिफिन लेके जाना स्टार्ट करें? कुछ भी करें, और जितना देर से खाएं उतना कम खाएं। ओके, जितना देर से खाएं उतना कम खाएं। हम तो उल्टा करते हैं। तो आप ये देखें कि 7 बजे अगर 1000 लोगों की प्लेट लगी हुई है तो वो क्या खा रहे हैं, और 10 बजे 1000 लोगों की जो प्लेट लगी हुई है वो क्या खा रहे हैं। तो सिर्फ समय का अंतर नहीं है, कंटेंट का भी अंतर है। तो इट वोंट बी द सेम। तो जो आप सात्विक भोजन करते हो वो 10 बजे बिल्कुल सात्विक नहीं है।
कोशिश ये करना चाहिए कि आप 9:30 बजे रात को अपना एक मोबाइल पे आप एक अपना एक वो लगा लें अलार्म कि भाई अब अगले आधे घंटे में या 15 मिनट में आपको अब इसको दूर रखना आई डू दैट, क्योंकि Great. 10 बजे अचानक कभी कभी आप काम में भूल जाते हैं कि 10 बज गई, करेक्ट एंड यूर लाइक अच्छा अब तो 1 घंटे का काम और बचा है। हाँ तो एक्चुअली जब आपको जल्दी सोने की हैबिट डालनी है ना, स्पेशली फॉर ऑल ऑफ यू, कि अपने आप को याद दिलाना स्टार्ट करें 8:30 से कि मुझे 10 बजे लाइट्स ऑफ करनी है और मोबाइल दूर रखना है। और आप क्या फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में? तो एक तो शाम का खाना जल्दी खाता हूँ, दूसरा ये है कि मैं उसके बाद 6 से 8 मैं अपने पापा के साथ बिताता हूँ। Lovely, lovely. उसके बाद फिर मैं थोड़ा अपनी वाइफ के साथ वॉक एंड टॉक करते हैं हम लोग आधा घंटा, और उसके बाद कुछ मुझे अपने पेंडिंग काम करने हो या कुछ बुक्स का या लिखना पढ़ना हो वो करता हूँ। करीब 10 बजे के आसपास हम सो जाते हैं, राइट, 5 बजे के आसपास हम उठते हैं। ओके। और फिर आप कितना आप आई हैव हर्ड यू रन मैराथन्स? मैं एक हफ्ते में 3 बार दौड़ता हूँ। Okay. 10 किलोमीटर एक बार, 7 किलोमीटर दूसरी बार, और 5 किलोमीटर। तो ऐसे 10, 7 और 5 हफ्ते में 3 बार। ओके, और महीने में एक बार 21 किलोमीटर दौड़ता हूँ। ओके, इसके अलावा मैं योग प्राणायाम करता हूँ और प्लैंक पुशअप स्क्वाट्स ऑल्टरनेट डेज करता हूँ। ओके, और एक ग्रीन जूस पीता हूँ सुबह, जिसके अंदर बहुत सारी ग्रीन पत्तियाँ, कैबेज, लेटिस, एवोकाडो, एप्पल, कुछ अदरक, थोड़ी सी हल्दी, नींबू, इस सब का मिला के ग्रीन जूस बनता है। करेला तो था ही नहीं डॉक्टर साहब। नहीं, करेला नहीं होता। तो वो पीता हूँ और ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ। लवली। और करीब 9 बजे ब्रेकफास्ट करके अस्पताल जाता हूँ और शाम को करीब 6 बजे अस्पताल से लौट आता हूँ। अच्छा, हमें हमेशा ना डॉक्टर्स बोलते रहते हैं ऐसा करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, पर मुझे हमेशा ही लगता था जो डॉक्टर्स बताते हैं वो खुद भी करते हैं, यानी आज कंफर्म हो गया कि करते तो हैं। एक अपने हिसाब से जीवन जीने का तरीका यह है कि आप बहुत बड़े घर, बहुत बड़ी कार, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लेने की चेष्टा में या लेने की दौड़ में ना पड़े, जिसको हम मिनिमलिज्म बोलते हैं आजकल। तो अगर मेरे बगल वाले ने एक मर्सिडीज खरीदी है, so I should be still able to go and congratulate him and feel good about it. Wow, good car. But at the same time, you know कि यार it's not essential for me. So उसमें कोई डॉक्टर रावत, जैसे हम बुक्स की बातें कर रहे थे, बुक्स में भी पढ़ा है और मुझे फील भी होता है जब आप ये सब अचीव कर लेते हैं, जैसे आज मैंने ये चीज़ें अचीव की हुई हैं कि हमारी जो बेसिक्स जो कभी हमें ऐसा लगता था कि हमारे पास होनी चाहिए वो हैं, तो ये बोलना ईजी है। जिसके पास नहीं है, जो इसको कोशिश ही कर रहा है अभी कमाने की या लेने की, उसके लिए बोलना थोड़ा टफ नहीं है? ये बात आपने सही कही है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो आपको लाइफ के अंदर शुरू में कुछ वर्ष, जैसे मैंने शुरू में कहा था, आपको काम करना होता है, दुनिया के साथ भिड़ना होता है, दुनिया के हिसाब से चलना होता है। बट बात यह है कि वो आप सर्कल को कब छोड़ोगे, उस लड़ाई को कब छोड़ेंगे और कब आप अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे, ये आपकी एक इंडिविजुअल डिसीजन है। पर ये डायरेक्शन क्यों चेंज करना है डॉक्टर रावत? लोग खुशी से जी रहे हैं इसके साथ। वो खुशी से जी तो लेंगे लेकिन खुशी से मर नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि वो डायरेक्शन तो मेरे ख्याल से करीब करीब हर व्यक्ति की लाइफ में चेंज आता ही है। राइट। किसी में जल्दी, किसी में देर से, लेकिन समस्या ये है कि हमें पता नहीं है कि क्या हम 100 साल तक जिएंगे। राइट। तो मृत्यु से कम कुछ समय पहले, कुछ 10-20 वर्ष तो ऐसे होने चाहिए आदमी के जो वो अपने हिसाब से जिए, न कि समाज के हिसाब से, न कि बच्चों के हिसाब से, न कि किसी को दिखाने के हिसाब से। आपके बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे देखे थे, वो हम डेफिनेटली शेयर करना चाहेंगे। हाँ, तो मैं अपने मरीजों को कई बार कहता हूँ कि चलो जी, आपकी मैंने परेशानियां सुनिए, अब जरा इस दरवाजे को बंद करते हैं, जरा कुछ अपने आपकी हॉबीज क्या है ये बताएं। हाँ। आपके घर में आप ये जो आपके हस्बैंड बैठे हैं, इनमें 3 अच्छी चीजें क्या है ये बताएं। हर औरत बोलना शुरू करती है और बोल नहीं पाती है। मतलब आप देखिए, अगर उसकी रिकॉर्डिंग होना तो 15 सेकंड 20 सेकंड एक बड़ा ऑकवर्ड सा साइलेंस आ जाता है सडनली। कहिए आप अपने हस्बैंड के बारे में 3 अच्छी बातें, देन एवरीबडी वुड ब्रेक द साइलेंस एंड से केयरिंग है, सबकी ध्यान, फिर देन शी विल करेक्ट, सबका ध्यान रखते हैं सिवाय मेरे। अच्छा। सो कभी आप गीत सुन सकते हैं अपने मरीजों से, कभी आप उनसे बागवानी के बारे में बात कर सकते हैं, उनकी हॉबी के ये आप क्यों करते हैं डॉक्टर? आप 2 कारणों से। एक तो ये कि मुझे सीखने को मिलता है, अच्छा, और यही चीज़ मैंने इस पुस्तक में रखी है कि मरीजों का इलाज करते हुए मैंने उनसे क्या सीखा, मरीजों से या उनके घर वालों से। और कई बार कुछ गलतियां भी करी
तो उन्हें भी हमें स्वीकार करना आना चाहिए कि मैंने आपसे ये चीज़ सीखी है और मैं ये गलती आगे नहीं दोहराऊंगा। गलती, डॉक्टर्स तो हाँ। कभी ये बोलते ही नहीं हमसे गलती हुई। बोले या ना बोले, लेकिन हमें पता होता है कि कहाँ गलती हुई है। मैंने प्रयास किया है, इसमें मरीजों का नाम तो छुपाया है मैंने, लेकिन कन्फेशन किया है। तो आप ये जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो आप उनसे ये बातें क्यों करते हैं? आप उनको सीधे दवाई नहीं दे देते? मुझे लगता है कि एक होता है शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट हम्म। और एक होता है लॉन्ग टर्म। तो अगर किसी को इमरजेंसी है, कोई एक्यूट हार्ट अटैक लेकर आया है, तब तो आप बिल्कुल बातें कम करते हैं और फटाफट उसको बचाने का प्रयास करते हैं, तो वो तो हम करते ही हैं। ओके। लेकिन प्राय जब मरीज आपकी ओपीडी में आता है, हम्म। न कि इमरजेंसी रूम में, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो उसको समय चाहिए, राइट। दूसरा उसको लगना चाहिए कि डॉक्टर मुझ में इंटरेस्टेड है। ओके। मेरे पिताजी कहते थे कि आप अपनी ओपीडी के बाहर 2 कैमरे लगाना बेटे। हमने कहा 2 कैमरे काहे को लगाएं? उन्होंने कहा एक कैमरा ऐसा लगाइए कि मरीज किस मूड से आपकी ओपीडी में अंदर घुसा, और दूसरा कैमरा उस तरफ लगाइए कि किस मूड से आपने उसको भेजा यहाँ से। तो बहुत सारे मरीज जाते जाते एक सेल्फी लेके जाते हैं, कुछ मरीज हक करके जाते हैं। अच्छा। तो आपको अच्छा लगता है कि 20 मिनट पहले मैं इस मरीज को जानता भी नहीं था और वो बड़े मायूस चेहरा लेकर आया था, अब जाते जाते वो मुस्कुरा के जा रहा है, सेल्फी लेके जा रहा है, आपको हक करके जा रहा है। एक मरीज ने कहा कि डॉक्टर साहब हम तो अपने को दिखाने नहीं आते, हम तो आपको देखने आते हैं। एक मरीज बोल के गए कि डॉक्टर साहब हम यहाँ पे इलाज के लिए नहीं, खुशी के लिए आते हैं। वाह। तो नहीं, अब ये चीज़ जस्ट ये दर्शाती है कि उनकी मनस्थिति कैसी है। आपने कोई स्पेशल काम नहीं किया है, आपने सिर्फ उनको सुना। और कई बार मरीजों को और उनके घर वालों को ये भी सिखाना होता है कि स्वीकार भी करें कि हुआ है, कि आपको ये हुआ है। Okay. और इसका पूरा उपचार संभव भी नहीं है, और इसके बावजूद भी रोने धोने की जरूरत नहीं है। बट ये अब इतना समझाने के लिए डॉक्टर्स के पास खुद के पास टाइम बहुत कम होता है। अगर वो चाहते भी हैं तो कहाँ समझा पाते हैं। तो टाइम जब आपने ये बात बोली कि जब आप आपके पास आते हैं और बहुत इमरजेंसी में होते हैं, तो फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या होता है? फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये होता है कि इस मरीज को कैसे भी बचाया जाए, उसका जीवन बचाया जाए। तो हमारी एक प्रोटोकॉल होता है कि हृदयघात का मरीज आए तो पहले ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें। तो बहुत ही संक्षेप में मरीज को और उसके घर वालों को हम समझाते हैं कि भाई ये स्थिति है और हम ये करना चाहते हैं और इसमें इतना रिस्क है और इतना फाइनेंस है। अच्छा। तो उसको फटाफट प्रक्रिया को पूरा करके और फिर वो इलाज करते हैं। Okay. तो 10 में से 9 मरीज बच जाते हैं हृदयघात के एक अच्छे अस्पताल में जो आए हुए होते हैं। और सबको एकदम डराने की जरूरत नहीं है कि आप हर मरीज मरने ही वाला है। और अगर मरीज ने आपकी बात किसी कारण से नहीं भी मानी तो भी आपको नाराज नहीं होना है, आपको उसको ऑप्शन बी बताना है या ऑप्शन सी भी बताना है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि आपका खुद का बच्चा या आपका हस्बैंड या आपका भाई, जरूरी नहीं कि हर बात आपकी माने। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कह दोगे कि या तो मेरी बात मानो, नहीं तो कल से मैं तुम्हारा बाप नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं। जैसे कि मैं इस तरह से नहीं कह सकता हूँ, ठीक उसी तरह से हमें अपने मरीजों को भी ये नहीं कह सकते हो कि आप या तो मेरी बात मानो, नहीं तो आप जाओ। तो वैसे तो बड़ी सीरियस बात चल रही है, बट मुझे बार बार एक सीन याद आ रहा है मुन्ना भाई का, कि जब कोई इमरजेंसी लेके आते हैं तो आप ऐसे तो नहीं बोलते हैं, अरे मामू तेरी तो वाट लग गई, अब तू लेट जा। सो देयर आर फ्यू इंटरनल फैक्टर्स जिसकी वजह से कभी हृदयघात या जिसको हम अरेस्ट बोलते हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है। जेनेटिक्स है उसमें? तो हृदयघात से संबंधित जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको जोखिम कहते हैं। तो 5 तरह के मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला ही जेनेटिक्स है। ओके। दूसरा है टोबैको या स्मोकिंग, थर्ड है ब्लड प्रेशर, फिर है डायबिटीज और लास्ट है कोलेस्ट्रॉल। तो ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से हृदयघात होने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, दीज आर बॉडीली फैक्टर्स, 5 मेजर रिस्क फैक्टर्स। स्ट्रेस जब बोलते हैं कि हम, तो ये जो तनाव है इसका इम्पैक्ट इन्हीं रिस्क फैक्टर्स के थ्रू होता है। ओके। सो बिकॉज ऑफ तनाव your food habits may get spoiled and therefore your sugar, blood pressure and cholesterol can get worsen. Because of tanav you may not do regular exercises. Because of tanav you may get addicted to tobacco. So ये जो स्ट्रेस या जो मानसिक तनाव है उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होते हुए ये इनडायरेक्टली इनके थ्रू ही होता है। ओके। एंड ऑल्सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर अ स्ट्रेस लेवल। सो देयरफॉर कभी भी कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग स्टडी हो नहीं सकती हाँ कि कितना स्ट्रेस है, कि कितना स्ट्रेस था और उसकी वजह से रिस्क कितना बढ़ा। राइट। तो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डॉक्यूमेंट एंड टू मेजर। ओके। अच्छा, कुछ
मरीज होते हैं जो बोलते हैं अरे डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, लाइफ चलती रहती है, मैं तो ऐसे ही खाऊंगा जैसे मैं खाता पीता रहता हूँ, वैसे ही जीऊंगा, वैसी ही लाइफस्टाइल रहेगी। कुछ होते हैं बहुत घबरा के आते होंगे आपके पास कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे कैसे हो गया, मैं तो 1 घंटा योगा भी करता हूँ, मैं तो जिम भी करता हूँ, तो फिर आप कैसे? एक चीज तो हम सबको मानना पड़ेगा कि आपका बेस्ट डॉक्टर यहाँ है और ईश्वर या नेचर या जो भी आप कह लें वो यहाँ है, और ये गैप तो रहेगा। एक्सेप्ट करना जरूरी है। ये अनसर्टेनिटी तो रहेगी। बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट को हार्ट अटैक हो सकता है, बेस्ट कैंसर के डॉक्टर को कैंसर हो सकता है। कितनी सही बात बोली तो आपने। इसलिए कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो कि आपको 100% गारंटी दे दे। अगर मेरी बिटिया की शादी 1 महीने बाद है, ऐसा कोई टेस्ट ऐसा नहीं है स्नेहा कि मैं अपने आप पे आज कर सकूं जो कि मुझे ये तय कर दे कि भाई मेरे को अगले 1 महीने में मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। इसका तो दूसरा मतलब भी निकालते हैं लोग, जिन लोगों को पार्टीज करना बहुत पसंद है, जैसे आपने बोला 3 बजे तक जागना पसंद है, स्मोक करना पसंद है, वो बोलेंगे जब कुछ अपने हाथ में है ही नहीं तो जियो जैसे जीना है। ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि कुछ अपने हाथ में नहीं है। मैंने ये कहा कि करीब 70-80% चीजें हमारे हाथ में है, 20% नहीं है। ओके। तो जो भी हम आपको गाइडेंस देते हैं लाइफस्टाइल के बारे में, दैट विल प्रिवेंट 70 to 80%, राइट, नॉट 100%। ओके। तो हर व्यक्ति जो मेरी बात मान ले वो 200 साल तक नहीं जिएगा, और हर व्यक्ति जो मेरी बात नहीं मान रहा है वो 40 में नहीं मर जाएगा। अच्छा, जैसे आपने हमने अभी मरने की बात की, आई वॉन्टेड टू आस्क यू सो मेनी थिंग्स अबाउट दिस। 1 जनवरी 2023 के बाद बहुत फ्रेंड्स ने भी मुझसे ये चीज़ डिस्कस की कि इतना क्यों पढ़ने में आ रहा है कि 20-year-old गर्ल, 16-year-old गर्ल, 18-year-old बॉय, इन इंदौर भी बहुत सारे केसेस हुए थे, बाहर भी बहुत केसेस हुए हैं। एक का ये था कि एक मूवी थी अवतार, वो देखते देखते उनको अटैक आया, एक को अपनी ही वेडिंग में अटैक आया, और ये सब इस 1 महीने में जो स्टेटिस्टिक्स मैंने पढ़ा कि इन 1 वीक ऑफ जनवरी कुछ 10 लोगों ने सिर्फ इंदौर में कार्डियक अरेस्ट, वो भी यंग एज में 30 के अंदर। तो वी वर काइंड ऑफ शॉक्ड एंड हम क्यूरियस भी हो गए कि ये हो क्यों रहा है। ये बात सही है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि एकाएक किसी यंग व्यक्ति को जिसको कि पहले कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हुआ है, उसको इस तरह का एकाएक हार्ट अटैक की वजह से, कार्डियक अरेस्ट की वजह से मृत्यु हुई है। अब इसमें ना कई बातें हैं। एक तो यह है कि ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि उसको वास्तव में पहले कभी कोई लक्षण नहीं थे। कुछ लोगों के अंदर ऐसा होता है कि कुछ लक्षण रहे हों जो कि वो सामान्य मान के उसको अनदेखा कर सकते हैं। दूसरा वो है जो मैंने आपको शुरू में कहा कि आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं और कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो आपकी हेल्थ के लिए एक चुनौती हो सकती है। जिम ओनर्स से मैं हमेशा ये देखती हूँ कि आपसे उन्होंने फॉर्म भरवाया, आप गए जिम, आपसे उन्होंने फॉर्म भरवाया, फॉर्म रख दिया ड्रॉर में, उसको कभी देखा भी नहीं कि उनको प्रॉब्लम्स क्या क्या है। जनरली ट्रेनर्स भी यही करते हैं कि अच्छा आपका गोल क्या है, अच्छा यहाँ से फैट कम करना है, स्टमक कम करना है, ठीक है हम करवा देंगे। जनरली आपसे पूछते ज़रूर हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उनके पास ट्रेनिंग ही नहीं होती कि कभी कोई कोलैप्स हो जाए, कोई फेंट हो जाए तो उसके बाद क्या करना। मैं इसलिए बहुत सारे जिम के जो ओनर्स हैं उनको कहता हूँ कि ये ज़रूरी है कि जिम के ओनर्स इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स को प्रमोट ना करें। जिम के अंदर कुछ इमरजेंसी दवाइयाँ रखें। जिम में एक डिफिब्रिलेटर जो जिसको एईडी कहते हैं, जो कि बड़े एयरपोर्ट्स वगैरह पे, मॉल वगैरह में होता है, वो एईडी की व्यवस्था रखें ताकि कभी ऐसा कार्डियक अरेस्ट हो तो इलेक्ट्रिक शॉक देके उसको पुनर्जीवित किया जा सके। सीपीआर की ट्रेनिंग होनी चाहिए जिम के ओनर्स को, या वहाँ पे जो स्टाफ है जो वहाँ पे रहते हैं उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग होना चाहिए कि आप कैसे रिवाइव करें एक सडनली कोलैप्स व्यक्ति को। मुझे लगता है कि इसके अलावा खासतौर से जो 30 या 40 वर्ष के उम्र के अधिक के लोग हैं उन्हें एक मिनिमम मेडिकल चेकअप कराकर एक्सरसाइज करना चाहिए। तो जो लोग जिम जा रहे हैं उन्हें चाहिए ये चीज़ कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि जिस जिम में आप जा रहे हैं वो सुरक्षित है, कि वहाँ पर बेसिक लाइफ सपोर्ट की सुविधा है, वहाँ पे कुछ इमरजेंसी मेडिसिन की सुविधा है, और आपका जो मिनिमम टेस्ट होना चाहिए वो आपने करवा लिया है, जैसे कि ईसीजी, जैसे कि ब्लड प्रेशर की जांच, जैसे कि शुगर की जांच, किसी एक फिजिशियन डॉक्टर को दिखाकर कि भाई आप मेरा एक एग्जामिन कर लें कि मुझे कोई टेस्ट की जरूरत तो नहीं। क्या होता है, आप जिम चले जाते हैं, एक 50 साल का व्यक्ति है और बगल में एक 25 साल का लड़का आपके साथ में ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है, आपकी इच्छा होती है आप भी उसके साथ कॉम्पीट करने लग जाए, तो वो देखेंगे वाह अंकल आप तो बड़े यंग हो, और अंकल और तेजी से एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो एक हमारे स्वास्थ्य पे विपरीत असर डाल सकती है। राइट। और आप ये भी देखिए कि बहुत कम जिम ऐसे होते हैं जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा होता है, तो अगर वो जिम बिजी है और बहुत से लोग अगर एक ही बंद कमरे के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो
ऑक्सीजन का कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ जाता है हाँ और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है। राइट। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि हमको ध्यान देना चाहिए। इट्स नॉट ओनली जिम, इट्स जुम्बा क्लासेस, पिलाटेस, योगा, आप जो भी करवाते हैं वेंटिलेशन का ध्यान रखें। स्पेशली अब एसी ऑन करके करते हैं हम लोग, तो जनरली बंद करनी पड़ती है विंडोज। Exactly. दैट इज वन थिंग। देन जिम्स में और इसमें क्लासेस में क्या होता है, जब आप किसी से compete कर रहे होते हैं तो जैसे आपने बोला आप अपनी एज भूल जाते हैं। ऑल्सो जब आपने बोला चेकअप करवाना है, पहले हमारी जो टेंडेंसी होती थी वो ये होती थी कि मैं जब 50 के 60 के हो जाऊंगी या हो जाऊंगा उसके बाद चेकअप करवाऊंगा। अब लोगों को ये समझ में आया कि 40 के बाद कुछ हो सकता है, लेकिन अब उससे भी जब कम कार्डियक अरेस्ट सुनने में आ रहे हैं कि कम एज में हो जाते हैं, तो डॉक्टर रावत आप ये बताइए, अगर मैं 30 की हूँ, मैं 15 की हूँ, मैं 16 की हूँ, आई वांट टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, तो क्या इसी एज में मुझे सारे टेस्ट करवाने हैं? नहीं कराने चाहिए, ऐसा नहीं है, सारे टेस्ट नहीं कराने। तो इतना भी मत डरिए। ये बात सही है कि कुछ उम्र घटी है हृदयघात के मरीजों की। हमने जिस तरह से देखा है कि अब 30 वर्ष की उम्र में और 35 वर्ष की उम्र में भी कुछ कुछ मरीज आते हैं, लेकिन अभी भी कम है। अच्छा। तो एक सामान्य तौर पे खासतौर से महिलाओं को जब तक कि मेनोपॉज ना हो जाए, मतलब जब तक कि वो 45-50 वर्ष की ना हो जाए, अभी भी हृदयघात बहुत अनकॉमन है। अनकॉमन। हाँ। तो किसी भी महिला जो 30 या 45 साल की है, 30, 35, 40 साल की है, अगर उसको किसी तरह का छाती में दर्द वगैरह भी होता है तो 10 में से 9 बार हमें पता होता है कि ये हृदय से संबंधित नहीं है। अच्छा। बिना किसी जांच के। इस पेन से मुझे एक चीज याद आई, लोगों को लगता है, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जनरली कि गैस्ट्रिक इशू है या फिर ये एक्चुअली हार्ट अटैक है या अरेस्ट जिसको हम बोलते हैं। देखिए उसमें डिफरेंशिएट, अच्छा अगर किसी के घर में ओल्डर पेरेंट्स हैं, एल्डरली लोग रहते हैं, तो आप ये बताइए कि जब कोई पेन उठे तो एक्चुअली हार्ट अटैक या हार्ट अरेस्ट वाला जो पेन होता है वो होता कहाँ है और कैसा होता है? मेरे पास जितने भी मरीज ओपीडी में आते हैं अस्पताल में, वो किसी ना किसी तरह के छाती के दर्द को लेकर आते हैं। अच्छा। और उनमें से 10 में से 7 या 6 लोगों को दिल से संबंधित रोग नहीं होता है। अच्छा। और मजे की बात यह है कि जब मैं उन्हें बता देता हूं कि आपको ये छाती का दर्द दिल से संबंधित नहीं है, विश्वास मानिए स्नेहा जी, आधे लोगों का तो मूड खराब हो जाता है। मूड खराब हो जाता है? मुझे लगा आप बोलने वाले खुश होके जाते हैं। अच्छा जी, मुझे कुछ नहीं निकला, मेरा पेन तो हार्ट में ही हो रहा है। और मैं उनको समझाता हूं, आप ये कहिए कि आपके छाती में दर्द है, दिल में है कि नहीं है ये मैं बताऊं। लेकिन आप खुद ही आते हो कहने, नहीं जी मैं पेन तो हार्ट में ही हो रहा है। तो कई बार एक मन का भय होता है, कई बार आपको अपने लक्षणों से भी मोहब्बत हो जाती है, कई बार आपको अपना दुख बताने में, अपनी चिंता बताने में इतना आनंद आता है कि आप उससे छुटकारा पाना नहीं चाहते। अटेंशन मिल रहा होता है, सिंपैथी मिल रही होती है, जो भी आपको कुछ तो मिल रहा है। तो आप ये सुनना नहीं चाहते हो कि आप एक्चुअली ठीक हो। और स्नेहा अब आप जाओ अपने काम करो, इसको इग्नोर करो। अच्छा। हाँ, यू आर नॉट वेरी हैप्पी टू, दे आर नॉट कन्विंस्ड देन, है ना? कैसे पता करें? एक तो ये कि मैं आपको आज 2-3 सिंपल टिप्स देता हूँ प्लीज कि कैसे पता करें ये छाती का दर्द दिल से संबंधित है कि नहीं है। अगर कोई दर्द एक सिक्के के आकार का हो और या उससे भी कम एरिया में हो, मतलब एक पॉइंट पे पेन करता हो, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, यहीं पे दुख रहा है, ये दिल से संबंधित नहीं है। ओके, सो इफ यू कैन पिन पॉइंट द एरिया कि यहां पर पेन है और उसको दबाने से आपको अच्छा या खराब महसूस होता हो, तो ये दिल से संबंधित नहीं है। ओके। दूसरा, अगर आपको चलने से या तेज चलने से छाती में दर्द होता हो या भारीपन होता हो जो रुकने से ठीक हो जाता हो, ये दिल से संबंधित हो सकता है। दिस इज अंजाइना। अब आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। तो मेरा एक फॉर्मूला है सभी के लिए कि वॉक एंड वॉच, चलें और देखें। अगर मैंने आपसे पूछा आपकी तबीयत कैसी है, आप कहें कि मैं ठीक हूं, और मैंने आपसे कहा कि आप कितना चलते हैं, और मैंने आपसे कहा और आपने कहा कि चलती तो नहीं हूं, तो फिर क्षमा करें आप कह नहीं सकते कि मैं ठीक हूं। अच्छा। वही व्यक्ति कह सकता है कि मैं ठीक हूं जो 40 मिनट में 3 किलोमीटर चल लेता हूं। 40 मिनट में 3 किलोमीटर एटलीस्ट। अगर आप 3 किलोमीटर 40 मिनट में चल सकते हैं और चलने के दौरान छाती में दर्द की वजह से, न कि घुटने के दर्द की वजह से, न कि सांस फूलने से, छाती में दर्द की वजह से आपको रास्ते में रुकना नहीं पड़ रहा है, तो बाय एंड लार्ज आपको कोई गंभीर दिल से संबंधित रोग नहीं है। ओके। और ये सब पे लागू होता है? सब पे अप्लाई होता है? 15 ईयर ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड, सब पे? सो वॉक एंड वॉच, दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड। तो चलने के कई फायदे हैं। चलने से आपका वजन कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बीपी कम होता है, शुगर कम होती है, आपके मन को अच्छा लगता है। और आज आपको एक बात और पता पड़ गई कि चलने का एक और फायदा है कि आपको पता पड़ता है कि आपकी सेहत कैसी है।
अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ऑफिस से ही लेट आते हैं, क्या करें, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को पढ़ाने में पूरा टाइम चला जाता है। ये टाइम आप अपना भी कम कर रहे हैं, बाद में उनको भी प्रॉब्लम होने वाली है आपकी वजह से। ये हम पहले भी एक फिटनेस सेक्शन में कवर कर चुके हैं कि आपको अगर अपने बच्चों को सुखी करना है, सुखी देखना है, खुश देखना है, तो आपको पहले स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चों को अगर अपनी एक्स्ट्रा जिम्मेदारियों से बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अपनी लाइफ में सुकून से अपनी लड़ाई, अपनी पर्सनल लड़ाई, अपने जॉब से संबंधित चीज़ें हैंडल कर पाएँ, तो उसके लिए मुझे लगता है हम पेरेंट्स को 2 ही चीज़ उन्हें देना है। पहला कि मैं स्वस्थ हूँ, दूसरा कि मैं प्रसन्न हूँ। अब आप अपने पे ध्यान दो, फिलहाल मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वाह। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सुकून रहेगा बच्चों के लिए, कि ताकि वो अपने लाइफ को पे फोकस कर सकें। अभी तो हम यंगस्टर्स की बात कर रहे थे, बट जो एल्डरली लोग हैं 40+, 50+, वो हमेशा ये बोलते हैं हम सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, हमारे बच्चे खुश रहें। लेकिन उसमें खुद का जो हेल्थ फैक्टर है ना, वो तो याद ही नहीं आता है कि मैं खुश रहूंगा तब बच्चे खुश रहेंगे, मैं स्वस्थ हूँ तब बच्चे खुश रहेंगे। हम अभी टीम के साथ और अभी हम जितने बैठे हम डिस्कस करते हैं, कोविड में अपने पेरेंट्स को रोकना कितना मुश्किल हो गया था, घर से मत निकलो, सुनते नहीं है ना पेरेंट्स। एक पॉइंट पे बच्चों जैसे हो जाते हैं, आपकी बात ही नहीं सुनते हैं। अभी जितने बच्चे ये देख रहे होंगे ना 15+, 16+, वो यही बोलेंगे मैम सुनते ही नहीं है। पेरेंट्स को कितना भी समझा लो, पापा ये मत खाओ, मम्मा ऐसे मत करो, मम्मा थोड़ा वॉक किया करो, दे डोंट लिसन टू यू। मेरे ख्याल से बहुत सारे पेरेंट्स भी ऐसे होंगे जो अपने बच्चों के लिए ये कहेंगे। मुझे ऐसा लगता है देर से सोता है, देर से उठता है ना? मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को चाहिए कि एक लिमिट तक दूसरों को सुधारने का प्रयास करे, और उसके बाद में वो अपनी बाकी की ऊर्जा खुद पे और अन्य लोगों पे लगाए। राइट। खिड़की से बाहर खोल के देखिए, आपके घर के बाहर भी बहुत सारे बच्चे और लोग भूखे हैं या सुनने के लिए या सुधरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनी सारी ऊर्जा चाहते हैं कि हम अपने घर में ही खर्च कर दें। बट डॉक्टर रावत, ये होता है कि पेरेंट्स ठीक नहीं है, सपोज एक बार उनकी सर्जरी हो गई है या उनको बोल दिया गया है कि आप बिल्कुल वर्ज पे हो, आपको अटैक हो सकता है, आपको अरेस्ट आ सकता है, यू आर अ हार्ट पेशेंट, फिर भी वो नहीं सुनते ना कि मैं यही खाऊंगा और मैं अपने हिसाब से ही जीऊंगा या जीऊंगी। फिर कैसे उससे डील करें? फिर बच्चों को गिल्ट होने लगता है कि कल कुछ हो गया तो मैं सोचती रह जाऊंगी, मैं सोचता रह जाऊंगा कि मैंने इनफ नहीं किया। 2 बातें, एक संभव है कि वो जिस तरह से जी रहे हैं वो उतना खराब ना हो जितना आप सोच रहे हो। अच्छा। हाँ, कई बार हम ओवर रिएक्ट करते हैं एज चिल्ड्रन, एज पेरेंट्स। तो ओवर रिएक्ट ना करें। ऐसा नहीं है कि सब कुछ जहरी है, कुछ भी जहर नहीं है। थोड़ी मात्रा में कभी लिया भी है, अगर उनके मन को सुकून मिल रहा है और उनकी उम्र 2 दिन 5 दिन कम हो रही है तो भी चलता है। आई थिंक यू शुड अलाउ इट। आप कुछ पेशेंट्स के या अपने स्पेशली ऐसे किस्से बताइए जिन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया। हर पल हमें कुछ सिखाने वाला होता है, नो डाउट, बट कुछ चीज़ें जो आपके माइंड से कभी नहीं निकलेंगी, कुछ ये दिल से दिल तक वाली बुक में हैं आपकी, या इससे बाहर हैं जो आपके मन को बहुत छूती हैं कि उस पेशेंट से मैंने ये सीखा, या कुछ बड़ा मज़ेदार कोई किस्सा हुआ था किसी पेशेंट के साथ? जैसे आपने ये बताया कि पेशेंट्स बहुत खुश नहीं होके जाते कि मुझे कुछ निकला नहीं। हाँ, मैं दो किस्से सुना सकता हूँ। पहला एक ये है कि एक मरीज था नेपाल में जो कि बहुत सीरियस थे, उनको हार्ट फेलियर था, बार बार हमारे अस्पताल में भर्ती होते थे। उनके घर वालों से हमारे काफ़ी निकट संबंध थे, हर बार ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए। एक बार वो दोबारा इमरजेंसी में आए और मैंने उनको देखा तो वो ठीक ही लग रहे थे। मैंने पूछा कि भाई क्या हो गया आपको? तो उनके घर वालों ने भी कहा कि नहीं डॉक्टर साहब ठीक ही है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कुछ सपना देखा है उन्होंने। मैंने कहा सपने की बात छोड़िए, आपको तकलीफ क्या है? नहीं डॉक्टर साहब मैं आपको एक सपना सुनाना चाहता हूँ, रात को है ना मुझे एक बड़ा अजीब सा सपना आया। मैंने कहा देखिए शर्मा जी, आप सपने की बात बाद में करेंगे, मैं बड़ा व्यस्त था, मुझे वापस ओपीडी में जाना है, आप मुझे बताओ आपको तकलीफ क्या है। हमने उनका चेकअप किया, बीपी से ऑक्सीजन लेवल सब ठीक था। बहरहाल मैंने उनको आईसीयू में भर्ती कर दिया। मैंने कहा आप 1 दिन के लिए एडमिट हो जाओ, देख लेंगे। घर वालों को समझा दिया सब ठीक ही है, आप चिंता मत करो। 4 घंटे बाद ऊपर से नर्स का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब वो आपके एक पेशेंट है, वो क्रैश कर गए। मैं दौड़ के ऊपर गया तो वही पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ गया था, उनका सीपीआर चल रहा था, उनको बचाने के प्रयास कर रहे थे। हम 2 घंटे की मशक्क़त के बाद भी उसको नहीं बचा पाए, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उन दिनों मेरा और मेरी वाइफ का नेपाल में एक हॉबी थी, या हमारा एक नेचर था कि हम हर व्यक्ति जो कि जिसकी मृत्यु होती थी हमारे अस्पताल में, हम उनके घर जाते थे। तीसरे या चौथे दिन, बुलाओ या ना बुलाओ, हम पहुंच जाते थे उनके घर। और कभी भी हमें खराब अनुभव नहीं हुआ। चुपचाप बैठ के 10 मिनट सांत्वना दे के आ जाते थे। इनके भी घर पे गए हम, तो 10 मिनट बाद उन्होंने अच्छी तरह से मिले, करे ठीक है डॉक्टर साहब आपने खूब प्रयास किया, कोई बात नहीं। हम लौटने लगे तो मुझे ख्याल आया कि अरे वो सपना क्या था। तो मैंने उनके बेटे से पूछा, अरे यार वो बताओ शर्मा जी सपने की बात कर रहे थे, वो क्या सपना सुनाना चाह रहे थे? स्नेहा, मुझे इतना अफसोस हुआ जब बच्चे ने मुझे कहा कि अंकल
वो सपना उन्होंने हमें क्या बताया, उन्होंने कहा कि वो तो मैं डॉक्टर रावत को ही जाके बताऊंगा, हम तो खुद आपसे पूछने वाले थे कि वो क्या ओह सपना था। माय गॉड। मुझे इतना अफसोस हुआ कि अरे जाते जाते मैं कम से कम 2 मिनट उनकी बात सुन लेता, और मैंने उस बात को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी। मुझे नहीं लगता कि उनका सपना सुनने से शायद वो बच जाते, लेकिन नहीं बचते, पर कम से कम एक सुकून रहता उनको कि उन्होंने अपनी मन की बात मुझे कही। मैं बिल्कुल निरुत्तर था, मेरे पास कुछ नहीं था उनके श्रीमती को और उनके बच्चे को कहने के लिए, और मैंने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, पर मैंने उनका सपना नहीं सुना, तो उनका सपना उनके साथ ही चला गया। वो आपको आज भी पिंच होता है? हाँ। और दूसरी एक और मुझे घटना याद आती है कि एक नेपाल की एक महिला थी, यंग लड़की थी, जो कि मुझको दिखाने के लिए ओपीडी में आई, और उस वक्त मुझे कोई एक इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़ना था। मैंने अपनी सेक्रेटरी को नाराज़ होकर कहा मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मैं किसी मरीज़ को नहीं देखूंगा। उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब, ये बहुत दूर से आई है, एक अपने पिताजी के साथ एक लड़की आई है आपको दिखाने। मैंने कहा कितनी दूर से आई है भाई? उसने कहा 10-12 घंटे की यात्रा करके आई है। मैंने कहा नेपाल जैसे छोटी जगह में 10-12 घंटे कहाँ की यात्रा कर कहाँ से आ रही है? तब उसने बताया नहीं डॉक्टर साहब, वो इतनी दूर रहती है और फिर उनको 6 घंटे तो चल के जाना होता है, तब उनको बस मिलती है और फिर वो बस से ओवरनाइट बस से काठमांडू आए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसी भी कोई जगह है नेपाल में, मुझे नहीं पता था। खैर मैंने उसको देखा और मुझे पता लगा कि उसको मैंने 3 महीने पहले ही देखा है। मैंने कहा आपको हमने 3 महीने पहले ही देखा है, आपको तकलीफ भी नहीं है, आप क्यों आए? तो उसके पिताजी ने कहा डॉक्टर साहब आपने 3 महीने की दवाई दी थी और कहा था 3 महीने बाद आ जाना, तो हम लेकर आ गए। मुझे बहुत अफसोस हुआ स्नेहा। मुझे समझ में आया कि अब मुझे ये मालूम करना चाहिए था हर मरीज से कि आप कहाँ रहते हो और कितना समय लगता है आपको यहाँ आने में। मैंने तुरंत, जब मैं लौट कर आया बैंकॉक से, तब मैंने तुरंत अपनी सेक्रेटरी को कहा कि एक नेपाल का मैप मेरे यहाँ पर साइड में रखो, और अब हर मरीज जब आता था तो मैं पूछता था आप कहाँ से आए हो, कहाँ से और कि कब आपको बस कब मिलती है, कितने घंटे का, कितने पैसे खर्च करके आप यहाँ आओगे। तब मैं डिसाइड करता हूँ उसको 6 महीने बाद बुलाऊं या 1 वर्ष बाद बुलाऊं। और ये आदत मैं अभी तक है, हर मरीज जो मेरे पास आता है सबसे पहले मैं पूछता हूँ। अब बहुत सारे गाँव के नाम आपको नहीं पता होते, इंदौर के आसपास के भी, तो कम से कम मैं ये पूछ लेता हूँ कितने घंटे के ट्रेवल करके आए, तो मैं लिख देता हूँ 2 घंटे, 1 घंटा, 4 घंटे। और उस चीज़ का ध्यान में रखकर मुझे लगता है डॉक्टर को कुछ भी बोलने से पहले आपके लिए बड़ा आसान होता है मरीज के लिए, मरीज को कहना 2 महीने में आ जाओ, 15 दिन में आ जाओ। आपको ये पूछना चाहिए भाई कहाँ रहते हो और कैसे आएगा वो बंदा। तो ये भी एक सीखने का मौका था मेरे लिए कि आप बिल्कुल ही केयरलेसली अपने मरीजों को फॉलोअप के लिए या कोई भी एडवाइस केयरलेसली न दें। राइट, थोड़ा से सिर्फ थॉट देने की ज़रूरत है इस पे डॉक्टर्स को, राइट। ऑल्दो डेमोग्राफिक ऐसा है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, टाइम नहीं है डॉक्टर्स के पास। आप इतना नोबल जो काम कर रहे हैं, जो मैंने आपके वीडियोस देखे हैं कुछ, मैंने एक चीज़ देखी है कि आपके जैसे लोग सिर्फ जो प्रिवेंशन के लिए काम कर रहे हैं वो कितना कारगर है, कितना एक्चुअली मटेरियलाइज होता है, कितने लोगों को एक्चुअली बचा लेता है सर्जरीज से। हाँ, ये बात सही है कि हर डॉक्टर को चाहिए कि वो आवश्यकता से कम और आवश्यकता से अधिक उपचार करने से बचे, और मरीजों को भी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा डर के या बहुत ज़्यादा भयभीत होकर अपना आवश्यकता से अधिक उपचार भी ना कराएं, और डिनायल में रहकर ये भी ना सोचें कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मरीज और डॉक्टर के बीच में एक विश्वास का बॉन्ड होना चाहिए, और एक ऐसा डॉक्टर को आपको चुनना है जिस पे आपको विश्वास हो। मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति जीवन में 2 सबसे बड़े जुए खेलता है, एक बीवी चुनते वक्त और एक डॉक्टर चुनते वक्त। राइट, ये बात सही है। जोक्स अपार्ट, बीवी वाला जोक तो यूर राइट, बट आई होप आपका जुआ ठीक था। फिलहाल तो ठीक ही चल रहा है। आपको बोलना पड़ेगा, बाद में एडिटिंग करके वाइफ भी देखेंगी इसको। मिसेस अंजलि वैसे ही सेइंग ठीक, बाकी मैं पीछे जो ये बोलेंगे कैमरा के मैं पर्सनली आपको आके बताऊंगी। अच्छा, और डॉक्टर चूज करते वक्त डॉक्टर कैसे चूज करना है अपने लिए? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहले होता था कि एक फैमिली फिजिशियन होते थे जो आपके पूरे परिवार को जानता था। एक सामान्य डॉक्टर हो सकता है वो, एक सामान्य MBBS डॉक्टर हो या इवन BHMS या BMS डॉक्टर हो, जिसको कि बेसिक नॉलेज आपके परिवार के बारे में हो, और वो आपके बैकग्राउंड को समझते हुए, आपकी आदतों को समझते हुए, आपके लक्षणों को जिसने इतने समय से देखा हुआ है, वो ये पता लगा सके कि ये सामान्य लक्षण है या असामान्य है, और इसके लिए किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने की जरूरत है या नहीं है। ओके, पहले उनके पास जाए और फिर उसकी सलाह से जाए। ओके। अब अगर हर व्यक्ति, किसी को छाती में यहाँ तकलीफ है और वो अगर पेट के डॉक्टर के पास जाएगा तो उसकी एंडोस्कोपी हो जाएगी, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा तो एंजियोग्राफी हो जाएगी,
और संभव है कि वो एक सामान्य फिजिशियन के पास जाता तो वो कुछ समझा कर ही ठीक कर देता उसको। तो इस तरह से अगर आपको सही मार्गदर्शन चाहिए और सही ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस चाहिए तो मुझे लगता है कि एक पहले फिजिशियन को दिखाना चाहिए और फिर आप एक्सपर्ट्स को दिखाओ। आजकल होता ही है कि सिर दुख रहा है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, पेट दुख रहा है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाइए, छाती दुख रही है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए। मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है। अच्छा, पहले अपने जनरल फिजिशियन जिनको आप हमेशा दिखाते रहे हैं, या फिर जिनको आपकी थोड़ी फैमिली हिस्ट्री पता है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री पता है, जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ। सो दैट इज़ वन वे टू गो अबाउट इट। दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगी। घर में हम ऐसा क्या करें, ऐसी बेसिक ट्रेनिंग स्पेशली यंगस्टर्स को, कि अगर आपके एल्डरली पेरेंट्स घर में हैं या उन लोगों को जो अकेले रहते हैं घर में, उनके आसपास उनके बच्चे हैं, उनके रिलेटिव्स नहीं हैं, कभी आपको कुछ पेन होता है और लगता है कि बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन है, जैसा आपने सिक्के वाला पेन बताया, वो नहीं होके आपको लगता है मैं बहुत हाँफने लगा हूँ, यहाँ कुछ पेन कभी कभी आम में भी होता है। हाँ, मैंने सुना है। तो अगर किसी व्यक्ति को तेज छाती में दर्द हो, साथ में पसीना आए और घबराहट हो, तो ये लक्षण हो सकते हैं हृदयघात के। तेज छाती में दर्द होना, घबराहट होना और साथ में पसीना आना, ओके, तो ये हृदयघात के लक्षण हो सकते हैं। हृदयघात के वक्त बेस्ट फर्स्ट एड होता है डिस्प्रिन अथवा एस्प्रिन की 2 गोलियां उसको दे दी जाए। डिस्प्रिन या अथवा एस्प्रिन? 150 मिलीग्राम की 2 या 300 मिलीग्राम की 1 टैबलेट। 150 मिलीग्राम की 2 या 300 मिलीग्राम की 1, इसको पानी में डाल के क्विक। अगर वो सॉल्युबल है तो पानी में डाल के, नहीं है तो आप चबा के थोड़ी मात्रा में पानी ले सकते हैं। अगर हृदयघात के वक्त डिस्प्रिन दी जाए तो उससे हृदयघात की मृत्यु की संभावना 25% कम हो जाती है। 25%? दैट्स ग्रेट। सो एवरी हाउस देयरफॉर वी शुड हैव डिस्प्रिन टैबलेट्स विद अस। और दूसरा ये कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे घर के नज़दीक, सबसे नज़दीक 24 घंटे ईसीजी की सुविधा कहाँ है। ओके। और जहाँ पर भी ईसीजी होता हो, रात को 2 बज रही है या 4 बज रहे हैं या कोई भी टाइम हो रहा हो, आपको तुरंत चाहिए कि उस वक्त अपने मम्मी पापा को या किसी को लेकर जाएं और जिनको भी तकलीफ हो रही है उनका तुरंत ईसीजी करवाएं। वो ईसीजी से पता पड़ जाता है हृदयघात है कि नहीं है। 90% केसेस में ईसीजी विल कंफर्म वेदर इट्स हार्ट अटैक और नॉट। ओके, सो ऐसी कुछ ही बीमारियां होती हैं जिनमें बहुत इमीडिएट एक्शन चाहिए होता है, ये सबसे टॉप पे ही आती है। एब्सोल्युटली राइट। इसके लिए घर में चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिम ओनर हैं, आप ट्रेनर हैं, आप कोई ऑफिस चलाते हैं, जैसे हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स हर जगह होते हैं, आई थिंक एक बिल्कुल जैसे डिस्प्रिन और एस्प्रिन, ये तो हम सब रख सकते हैं। बट जैसे मैं दौड़ता हूँ, हाँ, तो जो मैं मोबाइल रखने का जो मेरा आर्म का पॉकेट है, ओके, उसके अंदर मैं हमेशा डिस्प्रिन की टैबलेट रखता हूँ। बिकॉज ऑफ दिस रीजन। हाँ, कभी मुझे जरूरत पड़ जाए या किसी और को जरूरत पड़ जाए जो आपके साथ में दौड़ रहा है। तो ये जितना हम समझते हैं उससे ज़्यादा यूजफुल टैबलेट्स हैं। इट इज़, हाँ, नॉर्मली पेन किलर के रूप में यूज़ करते हैं, लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिकमेंडेशन ये है कि कोई भी हृदयघात का मरीज अगर इमरजेंसी में आता है तो सबसे पहले हृदयघात का डायग्नोसिस होते ही सबसे पहला जो ट्रीटमेंट उसको देना चाहिए वो डिस्प्रिन है। डिस्प्रिन, क्योंकि वो ब्लड थिनर होता है, उससे क्लॉट डिसॉल्व हो जाता है। ओके, और उससे मृत्यु की संभावना कम हो जाती है। बट ये नहीं कि डिस्प्रिन देके अब ठीक लग रहा है, बैठ गए, यू हैव टू मूव इमीडिएटली। ईसीजी तो करना ही है, क्योंकि डायग्नोसिस तो उसी से कंफर्म होगा। हाँ, राइट। सो एक हो गया डिस्प्रिन। और बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग आप सभी लोगों को आना चाहिए। तो हम लोग अलग अलग जगहों पे बार बार डमी लेके जाते हैं, मैनिक्विन लेके जाते हैं और उससे बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट के 6 स्टेप्स होते हैं और वो 6 स्टेप्स बार बार उसको रिहर्सल करना चाहिए ताकि आपको याद रहे कि अगर कोई व्यक्ति एकाएक मूर्छित हुआ है तो उसको पुनर्जीवित करने के लिए एक सामान्य व्यक्ति क्या कर सकता है। राइट। सो अगर आप किसी की लाइफ एक्चुअली बचा पाए तो कितना अच्छा लगता है कि थैंकफुली मुझे ये चीज़ आती थी, और अगर नहीं बचा पाते हैं तो लगता है काश मैं कुछ सीख लेता, मैं कुछ कर पाता। तो इन दोनों चीज़ों से वी हैव टू थिंक अबाउट इट। वन थिंग नाउ, जब भी आप बोलते हैं घर में एड किट होना चाहिए और ये आपको ये एक लाइफ सेविंग स्किल आनी चाहिए, जैसे किसी को पानी से बचाना आता है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। राइट। नाउ प्लीज टेल मी, आपका कोई ऐसा वीडियो बना हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन हम दे पाएँ, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे पाएँ? नहीं, आप वीडियो भी पोस्ट कर दीजिएगा, मैंने बनाए बेसिक लाइफ सपोर्ट के ऊपर। बिल्कुल, 1 मिनट का ही वीडियो है जिसमें 6 स्टेप्स हैं। ओके, वो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हम ये वाला वीडियो डालेंगे। और मैं अपने हर हफ्ते एक इंस्टाग्राम पे एक मैसेज डालता हूँ जिसका कि मकसद होता है कि डर से कैसे दूर रहें और आवश्यकता से कम और आवश्यकता से अधिक उपचार से कैसे बचें। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर नॉट हियर टू प्रमोट डॉक्टर रावत और हिज प्रैक्टिस की मैं ही इज नॉट हियर फॉर प्रमोशंस, बट सिंस ये बात निकली है और अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डॉक्टर रावत, आपसे एक चीज़ और पूछनी थी मुझे। आप लास्ट चीज़ मुझे बताइए कि आपने
करीब करीब कितने पेशेंट्स को अभी तक देखा होगा या ट्रीट किया होगा? इसकी संख्या बताना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। हाँ, ये तो ठीक तरह से बताना मुश्किल है, लेकिन वास्तव में जो भी डॉक्टर पिछले 25-30 वर्षों से कार्यरत हो, मुझे लगता है उस व्यक्ति ने कम से कम 50,000 से 1 लाख मरीज जरूर देखे होंगे या उससे अधिक ही देखे होंगे। आप बहुत कम मरीज ऐसे होते हैं जिनको के लिए आप कह सकते हो कि आपके हाथ से कुछ ऐसा हुआ जिनकी वास्तव में जीवन बचा हो। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता है प्राय। अधिकतर मरीज वैसे भी बच रहे होते हैं, आप थोड़ी सी मदद करते हो कि उनका शरीर जो है वो स्वाभाविक रूप से जो बचने का प्रयास कर रहा है, आप भी उसमें शामिल हो जाएं, न कि आप कुछ ऐसा काम कर बैठें कि उसका बचने की उम्मीद और कम हो जाए। ये डॉक्टर्स वैसे बोलते नहीं है आपके, बट कुडोस टू यू कि आप ये बात बोल रहे हैं कि वो वैसे भी बच रहा होता, शायद आपने थोड़ी सी उसमें हेल्प कर दी। हाँ, मतलब है ना, मैं जूनियर डॉक्टर्स को जो बन रहे हैं, मेरी बिटिया ने जैसे जब वो कर रही थी अपना MBBS MD, तो मैं उसको कहता था कि वी शुड ट्राई टू बी अ गुड लक फॉर द पेशेंट एंड नॉट द बैड लक। कि आप मेरे जीवन में आए तो उससे मेरी बचने की और दीर्घायु होने की संभावना बढ़े, न कि कम हो जाए। और मैं आपको बताऊं कि डॉक्टरी पेशा एक ऐसा पेशा है जिसमें आपके पास ये अस्त्र और शस्त्र होते हैं कि जिससे कि आप आयु बढ़ा भी सकते हैं और गलत तरीके से यूज करने पे घटा भी सकते हैं। ऐसा? मैंने आपके लिए चाय तो ठीक बनाई थी आज, सब ठीक था ना? तो जोक्स अपार्ट, आपने जब आप इतनी सारी नेगेटिविटी अपने आसपास देखते हैं रोज, डॉक्टर्स, पुलिस, सिंस आई एम एन आर्मी वाइफ, मैं खुद कुछ चीजें देख चुकी हूँ, तो आप मुझे बताइए जब आप घर आते हैं वापस इतनी नेगेटिविटी लेके, तो उससे दूर कैसे रहते हैं घर पे? अच्छा, तो पहले तो मैं बता दूं कि मेरे को इतनी नेगेटिविटी वास्तव में नहीं दिखती है, मुझे तो बहुत पॉजिटिविटी दिखती है। ये आपका अप्रोच जो है ना देखने का कि पॉजिटिविटी, बट नेचुरली जब आपके पास सिर्फ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप उनसे डील कैसे करते हैं? कि अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी कि व्हाट आई एम एंड नहीं, तो दोज आर अपॉर्चुनिटीज। आई डोंट कंसिडर देम एज प्रॉब्लम्स एट ऑल। एक्चुअल में दे आर नो प्रॉब्लम्स इन लाइफ, दे आर सिचुएशंस इन लाइफ। और उन सिचुएशंस में जब आपके भावनाओं का एडिशन कर देते हैं, आप इमोशंस को ऐड कर देते हैं, देन दे अपीयर लाइक प्रॉब्लम्स। सो प्रॉब्लम माइनस इमोशन इज जस्ट अ सिचुएशन विच इज वेरी इजी टू हैंडल। प्रॉब्लम माइनस इमोशन इज अ सिचुएशन, इज जस्ट अ सिचुएशन। वो स्थिति है जो कि आपको समस्या के रूप में दिखाई देती है, जबकि आप उसमें अपनी भावनाएं डाल देते हैं। पर आप दिल के डॉक्टर हैं, आप तो समझेंगे बीच में दिल तो आता ही है। हाँ, तो ये दिल का काम है धक 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 करना, उसको वही काम करने दो। तुमने मेरी बात दिल पे ले ली, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, ये काम, इससे दिल को बचाओ आप, है ना। तो अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस से चीजों को देखने का हैबिट बना लें, थोड़ा विटनेस कर लें, थोड़ा सा उसको एक बाहर निकल के देखें, दूरी से देखें, एक गैप कर दें क्रिएट, तो देन देयर आर ओनली सिचुएशंस एंड दो सिचुएशंस आर एक्चुअली अपॉर्चुनिटी, जस्ट अनदर अपॉर्चुनिटी। तो एक आपको परेशान सा व्यक्ति दिख रहा है, जिसको नेगेटिव व्यक्ति मत कहो, परेशान सा है, तो यू नो कि यू हैव गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी टू चिप इन एंड टू मेक अ डिफरेंस। आपको लगना चाहिए अरे ये तो एक लूज बॉल आ रही है मेरे पास, अब मैं अच्छी बैटिंग करूंगा और उसको ठीक से खेलूंगा। ये दोनों तरफ जा सकता है वैसे डॉक्टर रावत, ठीक से खेलूंगा मैं। डॉक्टर्स कुछ और भी सोच सकते हैं, जो यंग डॉक्टर्स हैं, जैसे आपने बताया यू वांटेड टू गिव देम सम मैसेज, राइट? अच्छे से खेलूंगा, मीनिंग ये यहाँ पे ये था डॉक्टर रावत का कि इसको मैं कैसे खुश करके भेज सकता हूँ। आपको वीडियोस में दिखाई दूसरा मतलब हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यही है कि आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है कि यार यही चीज की तो मुझे ट्रेनिंग है, यही तो मेरा काम है कि इस बंदे को डेफिनेटली मैं बेटर फील करा के भेजूंगा। हाँ, और डरा के नहीं भेजूंगा। वाओ, लवली। अब आपको जब फैमिली मेंबर्स आते हैं, मैं आपसे, दिस इज अ लिटिल डार्क क्वेश्चन बट मैं बहुत क्यूरियस थी इसको लेके, आपके आसपास डेथ्स भी होती हैं, कभी कभी गिल्टी भी होती है कि शायद ये बच जाता, मैं ये कर लेता, वो हो सकता नहीं बच रहा। शुरू से जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था तो उससे आप कैसे बचते थे, और अब आपको क्या सीख मिलती कि डेथ से आपने क्या सीखा कि डेथ होती है इतनी जब आपके सामने फ्रीक्वेंट, उसकी नेगेटिविटी से बच पाना तो ऑफ कोर्स यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आप पॉसिबल नहीं है, बट उससे आप सीखे क्या, वो हमें बताइए। दूसरा, हमारे लर्न करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, वी विल ग्रो विद यू अ लिटिल। एक चीज और जानना चाहूंगी कि जब इतनी सारी डेथ्स होती हैं तो फैमिली मेंबर्स आपको नहीं बोलते आके कि शायद आपकी गलती थी, या आपको ब्लेम नहीं करते कभी? ये अच्छे प्रश्न पूछे आपने। तो सभी डॉक्टर्स की लाइफ के अंदर बहुत सारी मृत्युओं को एक्सपीरियंस करना लिखा हुआ है, और कुछ कुछ मृत्यु ऐसी होती हैं जो आपको पूरा का पूरा
झंझोड़ देती हैं, आपको लगता है कि आज शायद आप कुछ कर सकते थे, कहाँ गलती हो गई, कहाँ चूक हो गई। अगर आपने अपना समय दिया है, प्रयास के अलावा समय, तो आपकी खुद की आत्मग्लानि भी कम होती है और मरीज के घर वालों को भी ज़्यादा बुरा नहीं लगता है। मुझे लगता है सबसे बड़ा जो चीज़ होती है वो होती है समय। और आपने मरीज के घर वालों को ऑप्शंस दिए थे कि नहीं, समझाया था कि नहीं। अच्छा। तो आपके स्किल्स बाद में आते हैं, राइट। आपने प्रयास क्या किया वो बाद में आते हैं, लेकिन आप घर पर नहीं बैठे रहे। जब आपके मरीज की मृत्यु हो रही थी, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड डेथ हो रही थी, अगर आपको रात को 2 बजे पता पड़ा तो 2 बजे से 4 बजे तक अगर आप आईसीयू में ही थे और मरीज के साथ लगे हुए थे, तो फिर अगर मरीज की 2 घंटे या 4 घंटे बाद मृत्यु भी हो गई तो उसे घर वाले देखेंगे कि आपने रात भर प्रयास किया था। लेकिन आप अगर घर ही बैठे रहे तो शायद उनको कहीं ना कहीं वो झगड़ा ना भी करें तो मन में शायद उनको रहेगा ये कि यार डॉक्टर साहब आए नहीं। इस बात से मुझे एक चीज़ और सबको थैंक्स बोलना है, आपकी जो फैमिलीज होती है ना, डॉक्टर्स की फैमिलीज, जैसे पुलिस में होता है कोई, उनकी फैमिलीज, कूडोज टू यू। कभी भी फ़ोन आ जाना, आपको पता है कि आपका पार्टनर कभी भी उठ के चला जाएगा, आपका जो बेटा है वो कभी भी जा सकता है उठ के। देखिए, कुडोज की तो बात यह है कि ये आपका ये प्रोफेशन है और इसके बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं, उसका भी आप फ़ायदा उठा रहे हो। अभी भी डॉक्टरी पेशे में सबसे ज़्यादा इज्जत है, अभी भी लोग आपको बहुत नमस्कार करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा भगवान ही मानते हैं। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा आपको आदर देते हैं, आपको पैसा भी मिलता है, शोहरत मिलती है, तो वो भी आप एंजॉय कर रहे हो। तो अगर आपको महीने 2 महीने में या 15 दिन में एक बार मिडनाइट को उठ के आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़े तो आई थिंक इट्स ऑल राइट। डॉक्टर रावत ने बोला है, मैंने नहीं। तो ये डॉक्टर की का ही मैसेज है डॉक्टर्स के लिए। सो व्हाटएवर, इट्स बिटवीन यू। नो, आई थिंक मोस्ट डॉक्टर्स करते ही हैं और ये तो आपका दिल से ही आना है, क्योंकि इसके ऊपर कोई गाइडलाइंस नहीं हो सकती हैं, कोई अस्पताल ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है कि आपको रात को कब उठ के अस्पताल जाना है और कब नहीं जाना है। तो ये आपको खुद को ही डिसीजन लेना होता है। लेकिन अगर आप इन तरह की खुद की परेशानियों से और दूसरों की एलिगेशन से बचना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हर डॉक्टर को चाहिए कि 2 चीज़ों पे ध्यान दे, एक समय दे और दूसरा नोट्स लिखें। अच्छा। जो भी आपने करा है, जो आपकी स्थिति है मरीज की, जो आपके मन में आपका प्लान है, जो भी आपने किया है उसको डॉक्यूमेंट भी करना है। वो कोर्ट के अंदर काम आता है। तो ये भी एक यंग डॉक्टर्स को सीखने की चीज़ है कि आप न सिर्फ ये कि अच्छा काम करें, समय दें, बल्कि अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन भी करें कि कितनी बजे क्या क्या आपने किया था। ओके। आपने जब अपना करियर स्टार्ट किया था, या आप भी आज भी आपके साथ हो, लेकिन अब थोड़ा सा आप नेचुरली चीज़ों को ऊपर से देखने लगे हैं। जब आपने स्टार्ट किया था, आप इमोशनली अटैच हो जाते थे पेशेंट्स के साथ? उससे कैसे खुद को बचाते थे? जैसे मैंने मूवीज़ में देखा है, डॉक्टर्स शुड नेवर अटैच देमसेल्व्स इमोशनली टू द पेशेंट्स, नहीं तो वो नहीं कर पाते, उनका हाथ हिलता है, ये हमने मूवीज़ में देखा है। इज इट ट्रू? सो इट इज़ पार्टली ट्रू। हाँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप अटैच ही ना हो, क्योंकि वो थोड़ा अटैचमेंट आपको वो एक्स्ट्रा 10% देने में मदद करता है, जो कि गाइडलाइंस के बियॉन्ड है, जो कि प्रोटोकॉल के बियॉन्ड है, जो कि कभी-कभी लोगों को बचा भी लेता है। हाँ, जो कि एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड है। वही 10% जो है, दिस कैन क्रिएट अ डिफरेंस। ओके। पर वो इतना भी अटैचमेंट ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए कि आपका उसका इम्पैक्ट दूसरे मरीज पे पड़ जाए या आपकी कुछ और एक्टिविटीज पे पड़ जाए। तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट कैरी इट होम एंड देन स्पॉइल एवरीबॉडीज एल्स मूड। अच्छा। तो वो तो मुझे लगता है कि एक ट्रेनिंग है, एक क्रिया है, जो कि आप प्रोसेस है, जो कि आप धीरे धीरे डेवलप करते हैं। ओके। सो डॉक्टर रावत, आपके साथ बातें मुझे लगता है अगर मैं 2 घंटे भी और करती रहूँ तो मैं तो नहीं रुकने वाली हूँ, बट आपके पास टाइम की बहुत कमी है, हमें वीडियो भी छोटा रखना है। सो थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस दिल से जो गिफ्ट आपने दिया ना, उसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और भगवान करे मुझे आपकी हमेशा ज़रूरत पड़े खुश रहने के लिए, और मुझे आपकी ज़रूरत ना पड़े दिल के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग। थैंक यू। सो प्लीज़ करते रहिए आप जो कर रहे हैं, और सीरियसली दिल से धन्यवाद जो आप सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। यू वर वॉचिंग LIPS, लाइफस्टाइल इमेज पर्सनैलिटी स्किल, जिसका लाइफस्टाइल सेक्शन भी था और कुछ डॉक्टर रावत के हिसाब से पर्सनैलिटी सेक्शन भी था। दोनों को मैं कवर कर पाई। आई होप आई डिड जस्टिस टू इट एंड यू लाइक्ड इट। कॉमेंट अस फॉर वॉट एवर यू लाइक्ड। कॉमेंट अस, आपकी कोई और प्रॉब्लम्स हो, हम उनको ना कलेक्ट करके फिर से एक सीरीज लेके आएंगे, या फिर से एक सेगमेंट लेके आएंगे इसका डॉक्टर रावत के साथ। आपको डॉक्टर रावत के बारे में, उनकी लाइफ का कुछ पता करना है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं इनसे वो भी उगलवाने की कोशिश करूंगी। एंड अगेन थैंक यू सो मच।